이동하는 이주성 वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वो के तीसरे और चौथे एपिसोड को। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए उसे जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये कपल अब अपने घर पर आता है तो सभी लाइट्स बंद देखकर परेशान हो जाता है। इसी बीच उन्हें अचानक से घर से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उनके छोटे बेटे की है जिसका नाम जियोंग हन है। दोनों दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर शॉक, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा सेंग फर्श पर लेटा हुआ है और जोंग हन उसकी छाती पर बैठकर जोर जोर से मार रहा होता है। उसके पापा जोंग हन को दूर करते हैं लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सेंग की बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करती। इसका मतलब है कि जोंग ने अपने भाई को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी जान चली गई है। इधर जब वो कपल अपने मरे हुए बेटे के पास बैठकर रो रहे होते हैं तो वही उनका छोटा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम यंगू को देखते हैं जो अपने ऑफिस के बाहर लगे हुए खुद के नेम टैग को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां पर सुयोन आती है और वो इस मेमोरी को कैप्चर करने के लिए जब यंगू के मोबाइल से उसकी फोटो खींचती है तो उसके मोबाइल पर सीनियर अटर्नी जंग का कॉल आता है। इसलिए यंगू तुरंत जंग के ऑफिस में चली जाती है। वहां पहुंचने पर जंग उसे इस केस के बारे में बताते हुए कहता है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन है और ये हैंडवा लॉ फर्म के बहुत ही पुराने क्लाइंट है और उस चेयरमैन के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई की मार कर जान ले ली है। विक्टिम की बॉडी में काफी सारे इंटरनल फ्रैक्चर थे। उसकी मौत चेस्ट में हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई है। अब जंग चाहता है कि यंगू उसे इस केस में असिस्ट करे क्योंकि डिफेंडेंट जोंग हन जिसने अपने भाई को मारा है उसे भी यंगू की तरह ऑटिज्म डिसऑर्डर है। अब ये सुनकर यंगू थोड़ा उदास हो जाती है और केस की फाइल पढ़ने के बाद विल्स का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि हर कोई जिसे ऑटिज्म डिसऑर्डर है वो स्पेक्ट्रम के अलग अलग लेवल पर होता है। जोंग इस स्पेक्ट्रम के फाइनल लेवल पर है जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट 6 से 10 साल के बच्चे की हो गई है। इसके बाद यंगू और जंग पूछताछ के लिए चेयरमैन और उसकी वाइफ से मिलते हैं। वो बताते हैं कि दोनों भाई की आपस में बहुत ही अच्छी बनती थी। बड़ा भाई सेंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसका नेचर भी काफी अच्छा था और तो और वो अपने छोटे भाई का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखता था। जोंगू की मॉम बताती है कि वो भी बहुत अच्छा लड़का है लेकिन थोड़ा जिद्दी है। फिर लंच के समय जुनहो ऑफिस के बाकी लोगों के साथ जाने लगता है तो उसकी नजर दूर से आ रहे यंगू पर पड़ती है और वो लिफ्ट का दरवाजा तब तक रोक कर रखता है जब तक यंगू आ नहीं जाती। फिर जुनहो और यंगू साथ में लंच करते हैं। तभी यंगू उसे वेल्स के बारे में फैक्ट्स बताती है और जुनहो इसे ध्यान से सुनता है। वैसे उन दोनों को बात करता हुआ देखकर सुयोन बहुत ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि उसे जुनहो पर क्रश है। इसके बाद जंग और यंगू डिफेंडेंट से मिलकर उससे केस के बारे में कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं लेकिन उससे बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। फिर जब यंगू उससे पूछती है कि तुम्हारा अपने भाई के साथ रिलेशनशिप कैसा था, क्या तुमने अपने भाई को मारा है, ये सवाल सुनकर जोंग अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होता है और पैनिक होकर टेबल के ऊपर अपना हाथ पटकने लगता है। इस वजह से ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है। जब यंगू रेस्टोरेंट में अपने फादर के साथ बैठी होती है तो वो उन्हें सारी बात बताते हुए पूछती है कि 21 साल के ऑटिस्टिक लड़के से बात करनी है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। यंगू पूछती है कि किसी ऑटिस्टिक इंसान के साथ कैसे रह पाते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो उसे बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। जब यंगू बहुत ही छोटी थी और अपने खिलौने के साथ खेल रही थी तभी उन्हें उनके सामने चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाते हुए उसे पुकारते भी हैं लेकिन यंगू ने उस समय उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपने खिलौने में लगी रही। वो ये देखकर रोने लगे कि उनकी बेटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब यंगू बड़ी और पहले से काफी ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो चुकी है। यंगू के फादर एक और इंसिडेंट याद करते हैं जब यंगू खो गई थी। बहुत देर तक ढूंढने पर यंगू उन्हें एक दुकान के बाहर जोर जोर से रोती हुई दिखाई दी। दुकान का मालिक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा लेकिन यंगू जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके फादर जब उसके साथ पब्लिक लॉ की बात करने लगते हैं तो यंगू तुरंत चुप हो जाती है और साथ में जाने लगती है। अब प्रेजेंट में आ जाओ। यंगू के फादर उसे समझाते हैं कि जैसे तुम्हें लॉ के बारे में बातें करना अच्छा लगता है वैसे ही उस लड़के को किसी चीज के बारे में बात करना पसंद होगा। अगले दिन मीटिंग में जब जोंग आता है तो यंगू, सुयोन और जंग उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के स्टाइल में उसका स्वागत करते हैं और जोंग भी इस बार उनसे अच्छे से बात करता है। इसके बाद तीनों एक एक करके कार्टून सॉन्ग गा गा कर उससे सवाल पूछते हैं तो वो उन्हें सभी जवाब देता है। लेकिन जब उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो फिर से पैनिक होकर आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो वो जोंग से पूछती है क्या सेंग ने खुद को मारने की कोशिश की तो जोंग कहता है कि हाँ, लेकिन उसकी माँ कन्विंस नहीं होती क्योंकि वो हर
हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में दे रहा था। वो इसे लेकर चली जाती है। अब जुनहो और यंगू सबूत ढूंढने के लिए क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जिससे वो ये साबित कर पाए कि सेंग ने खुद की जान ली थी। जुनहो रूम में सेंग के स्टेप्स को दोहराने की कोशिश करता है तो उसे एक टूटी हुई रस्सी मिलती है, जिसको देखकर वो सोचते हैं कि सेंग रस्सी से लटक रहा था। तो जोंग ने उसको देख लिया होगा और उसे बचाने के चक्कर में ये रस्सी टूटी होगी। तभी उन्हें कमरे में सेंग की डायरी भी मिलती है। इसके बाद जुनो और यंगू जियोंग के पेरेंट्स को बताते हैं कि सेंग ने अलग अलग तरीके से बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जियोंग की मॉम को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। इसलिए वो लोग उस डायरी की बातें सुनाते हैं, जिससे पता चलता है कि सेंग अपनी लाइफ में पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस था। जोंग ने उसे एक बार रस्सी से लटकते हुए देखा भी था और उसे रोकने की कोशिश भी की थी। यहाँ यंगू को लग रहा होता है कि इंसिडेंट वाले दिन जोंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो सेंग को मारने लगा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जोंग के डैड ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके बेटे ने खुद को मारा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा तो इससे पूरे शहर में उनकी बदनामी हो जाएगी। वो यंगू को ऑटिस्टिक होने का ताना देकर चले जाते हैं। इसके बाद जब यंगू अपने कलीग्स के साथ ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी होती है, वो देखती है कि जियोंग खुद से टैक्सी में बैठकर वहां पर आ गया है। यंगू उसे अंदर लेके जाती है और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है। जियोंग की मॉम जब वहां पर आती है तो वो यंगू से रिक्वेस्ट करती है कि इस केस में जियोंग को मेंटली अनस्टेबल बताया जाए और सेंग के खुद के मारने के बाद बाहर ना आने दो। अगले दिन ट्रायल में साइकियाट्रिस्ट की मदद से ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि ऑटिस्टिक इंसान के लिए वायलेंट होना आम बात है, इसलिए जियोंग की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी कहता है कि जब ऑटिस्टिक अटॉर्नी को नॉर्मल अटॉर्नी की तरह ट्रीट करते हैं तो ऑटिस्टिक क्रिमिनल को भी नॉर्मल क्रिमिनल की तरह सजा मिलनी चाहिए। अब ये सुनकर यंगो परेशान हो जाती है और ट्रायल खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में रस्सी से लटकने की कोशिश करती है, लेकिन जुनहो उसे बचा लेता है और इसमें दोनों गिर जाते हैं। यंगू एक कंडीशन को नोटिस करती है और भागते हुए जंग और जियोंग के फादर को जाकर बताती है कि जब रस्सी से लटकते हुए देखने पर जियोंग ने सेंग को बचाने की कोशिश की तो वो पीठ के बल गिर गया, जिससे उसकी कमर में फ्रैक्चर्स आए और जब जियोंग ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की तो उसकी चेस्ट में फ्रैक्चर आए। ये बात कोर्ट में रखने पर मर्डर चार्ज को हटाकर असॉल्ट चार्ज लगा दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि सेंग ने खुद को मारने की कोशिश की थी। जियोंग के फादर मान जाते हैं, लेकिन वो यंगू को इस केस से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। यंगू भी मान जाती है। अब ये सब कुछ देखकर जंग हैन से यंगू के साथ हो रहे इस मिसट्रीटमेंट की शिकायत करता है, लेकिन सीईओ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब अगले दिन यंगू की जगह पर अटॉर्नी जंग कोर्ट में मेडिकल एग्जामिनर से सवाल पूछकर साबित कर देता है कि जियोंग बेकसूर है और अपने भाई को बचाते हुए उसे फ्रैक्चर्स आए थे। केस जीत जाने के बाद जुनहो गिफ्ट लेकर यंगू के केबिन में आता है तो देखता है कि उसका पूरा केबिन खाली है, क्योंकि यंगू अपना रिजाइनेशन देकर चली गई है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर में रहने वाले दो बड़े भाई कंट्री साइड में रहने वाले अपने छोटे भाई डोंग सैम के घर पर जाते हैं। उनके आते ही डोंग सैम की वाइफ छत ठीक करके अपने पड़ोसी जीहोक को घर जाने के लिए कहती है। उनकी बातों से पता चलता है कि इन तीन भाइयों के फादर ने डोंग सैम के नाम पर एक जमीन की हुई है जो गवर्नमेंट डेवलपिंग एरिया के अंदर आती है। डोंग सैम उस जमीन पर खेती किया करता था, इसलिए गवर्नमेंट उसे जमीन के बदले 10 बिलियन येन का कंपनसेशन देने वाली है। डोंग सैम के दोनों भाई उस कंपनसेशन में हिस्सा भी चाहते हैं, क्योंकि वो जमीन उनके फादर की है, और फिर डोंग सैम भी उनकी बातों से एग्री हो जाता है। लेकिन फिर उसका भाई बताता है कि कानून के हिसाब से सबसे बड़े भाई को जमीन का 50% हिस्सा मिलेगा, वहीं बीच वाले को जमीन का 30 और सबसे छोटे भाई को 20% हिस्सा मिलेगा। और बेचारा डोंग सैम अपने भाइयों के लाए हुए पेपर्स पर साइन कर देता है, क्योंकि वो उन पर पूरा विश्वास करता है। उधर हैंडबा लॉ फर्म में जंग ने यंगू का रेजिग्नेशन लेटर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इधर जब यंगू को दिखाते हैं तो वो अपने फादर के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी दोस्त ग्यूरामी आती है, जो बताती है कि मेरे फादर डोंग सैम को उनके बड़े भाइयों ने धोखा दिया है, क्योंकि मेरे फादर को 10 बिलियन येन मिलने वाले थे, लेकिन वो अपने भाइयों की बातों में आकर बड़े भाई को 5 बिलियन येन और बीच वाले को 3 बिलियन येन देने के लिए तैयार हो गए, और अब सिर्फ उन्हें 2 बिलियन येन ही मिलेंगे। जुरामी बताती है कि मेरे फादर ने अपने भाइयों पर विश्वास करके पेपर्स के ऊपर गलती से साइन भी कर दिया, जिससे उन्हें सबके हिस्से के कंपनसेशन का पूरा टैक्स अकेले ही चुकाना पड़ेगा, और टैक्स भरने के बाद मेरे फादर 250 मिलियन येन के घाटे में चले गए। जुरामी चाहती है कि यंगू इस केस की अटॉर्नी बने, लेकिन यंगू मना करते हुए कहती है कि मैं अब अटॉर्नी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे अटॉर्नी को रेफर जरूर करूंगी। इसके बाद तीनों ग्यूरामी के गांव के लिए निकल जाते हैं ताकि वहां से केस से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। रास्ते में जब यंगू अपना स्कूल देखती है तो उसे याद आता है जब वो छोटी थी तो उसे शहर के स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा तंग किया करते थे, इसलिए उसके पापा उसे लेकर गाँव शिफ्ट हो गए ताकि उसे यहाँ के बच्चे तंग ना करे। लेकिन यहाँ के बच्चों ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया, और एक बार एक लड़की यंगू को एक नोट देती है। उसमें उसने टीचर के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, और वो लड़की ये चाहती थी कि यंगू
टीचर से ये सारे सवाल पूछे। यंगू जब सबके सामने वो नोट पढ़ती है तो टीचर उसे जोर का थप्पड़ मारती है। यूरामी भी इसी क्लास में थी और उसे पूरी स्कूल साइको कहकर बुलाती थी। और इसके बाद फिर धीरे धीरे यंगू और यूरामी की दोस्ती हो गई। गाँव पहुंचकर यंगू वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद ये एडवाइस देती है कि डोंग सैम के भाइयों ने उन्हें हेरिटेज लॉ का झूठ बोलकर इस पेपर पर साइन करवाए, लेकिन हेरिटेज लॉ तो कब का खत्म हो चुका है। आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि आपके भाइयों ने झूठी बातें कहकर आपसे साइन करवाया। पहले तो डोंग सैम अपने भाइयों के ऊपर केस करने से मना कर देता है, लेकिन अपनी बेटी और बीवी के कहने पर मान ही जाता है। वो यंगू से उनका केस लड़ने के लिए कहता है, लेकिन यंगू तो मना कर देती है। अब अगले दिन यूरामी यंगू के कहने पर हैंडबॉल लॉ फर्म में जाकर सीनियर अटर्नी जंग से मिलती है, लेकिन उसकी फाइल को देखकर जंग ये कहकर केस लेने से मना कर देता है कि ये केस जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि डोंग सैम ने अपनी मर्जी से उन पेपर्स पर साइन किए थे। यंगू उसे फोन पर पॉइंट समझाने की कोशिश करती है, पर जंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कहना है तो फेस टू फेस बात करनी होगी। इसके बाद यंगू तुरंत ऑफिस पहुंचती है। यहाँ सभी लंच कर रहे होते हैं। जुनो उसे इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश होता है। जंग उसे समझाता है कि ये केस बहुत ही रिस्की है, इसलिए मैं और मेरे एम्प्लॉय इस केस में नाक नहीं कटाना चाहते। अगर तुम इस केस को हैंडल करती हो तो एज अ सीनियर अटर्नी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यंगू कहती है मैंने तो रिजाइन कर दिया, इसलिए मैं केस नहीं लड़ सकती। इस पर जंग कहता है कि जब तक तुम रिजाइन का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे रिजाइनेशन लेटर को अप्रूव नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें हैंडबा फर्म के अटर्नी होने पर यह केस लड़ना ही होगा। फिर जब यंगू ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी होती है तो जुनो उसे कैबिन में रखे हुए उस गिफ्ट के बारे में पूछता है। यंगू कहती है मुझे पता नहीं था वो गिफ्ट किसने दिया, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। ये सुनकर जुनो उदास हो जाता है। तभी वहां पर यूरामी आती है और यंगू को साथ लेकर घर चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में यंगू डोंग सैम के दोनों भाइयों से पूछती है कि क्या तुमने हेरिटेज लॉ कहकर पेपर्स पर साइन करवाए, तो ये दोनों भाई मना कर देते हैं, जिससे सभी को लगता है बहुत बड़ा झटका। जज फिर यंगू को सबूत के साथ अगली तारीख पर आने को कहती है और जब वो कोर्ट रूम से बाहर आते हैं तो डोंग सैम के दोनों भाई उसे डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब सबूत के लिए जंग डोंग सैम से पूछता है कि आपके अलावा कोई विटनेस है जो पेपर्स पर साइन करते समय आपकी बात सुन रहा था। डोंग सैम की वाइफ कहती है हाँ, हमारा पड़ोसी गिहुक उस दिन छत पर काम कर रहा था और शायद उसने उन लोगों की बातें सुनी होंगी क्योंकि उसे दूसरों की बातें सुनने का बहुत शौक है। फिर सभी जिहुक के घर जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने उस दिन कुछ सुना था, तो पहले तो वो बताने से मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने हेरिटेज लॉ के बारे में सुना था। और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि डोंग सैम के भाई उसे बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब सॉलिड प्रूफ है। बाहर जाते समय यूरामी जुनो को कहती है कि तुम यंगू को लेकर बीच पर सनसेट देखने के लिए जाओ। इसका मतलब यूरामी को पता चल गया है कि जुनो भी यंगू को पसंद करता है। यूरामी के कहने पर जुनो यंगू के साथ सनसेट के लिए जाता है और यंगू वहाँ भी वेल्स के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। जुनो पूछता है कि क्या तुमने कभी वेल्स देखी है, तो वो मना कर देती है। फिर जुनो कहता है कि हम वेल देखने के लिए एक्वेरियम जा सकते हैं। ये सुनकर यंगू कहती है कि वेल्स के लिए एक्वेरियम जेल की तरह होता है क्योंकि वहाँ वेल्स की लाइफ सिर्फ 4 साल होती है, जबकि समुद्र और नदियों में वेल्स की लाइफ 40 साल होती है। यंगू बताती है कि जुजुआ आइलैंड पर बहुत सारी वेल्स और डॉल्फिन्स रहती हैं, हम वहाँ एक दिन जाकर देखेंगे। सनसेट को देखते हुए जुनो उससे हैंडबा लॉ फर्म को अचानक से छोड़कर चले जाने के रीजन को पूछता है। यंगू बताती है कि जब मैं अटर्नी थी तभी लोग मुझे देखकर यही समझते थे कि मैं ऑटिस्टिक हूँ और अपनी टीम की सबसे कमजोर मेंबर हूँ। मैं जिस टीम के साथ भी रहूंगी वो टीम हमेशा हारेगी, इसलिए अपनी टीम की जीत के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अटर्नी नहीं रहूंगी। जुनो उससे कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी साइड रहो और हमेशा तुम्हारी साइड मैं रहूं। ये सुनकर यंगू सरप्राइज हो जाती है। अगले दिन कोर्ट में जिहुक से जब यंगू पूछती है क्या तुमने उस दिन हेरिटेज लॉ के बारे में सुना था, तो इस बार जिहुक ऐन मौके पर अपनी बात से मुकर जाता है और मना करते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। यहाँ होते हैं सभी शॉक और जिहुक डोंग सैम के भाइयों के सामने स्माइल करता है। इसका मतलब है वो उनके साथ मिल चुका है। अब रात को यंगू रेस्टोरेंट में यूरामी के साथ होती है तो वो यंगू को कहती है कि मेरे पेरेंट्स की गलती है क्योंकि उन्होंने कोई सबूत रखा ही नहीं, अब हम क्या सबूत लाएंगे। ये सुनकर यंगू को एक आइडिया आता है। अगले दिन जब डोंग सैम अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के मेमोरियल पर अपने भाइयों के घर जाता है तो यूरामी जो पूरी तरह से ड्रंक होती है वो तमाशा करने लगती है। गुस्से में उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं और ये देखकर डोंग सैम अपने भाइयों से भिड़ जाता है। उनमें लड़ाई हो जाती है। इसी बीच यूरामी की मॉम पुलिस को भी कॉल कर देती है। अगले दिन कोर्ट में यंगू मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, जिससे साबित हो जाता है कि यूरामी के अंकल ने उसे और उसके फादर के साथ मारपीट की और फिजिकली असॉल्ट भी किया। इसके बाद यंगू बताती कि सिविल लॉ के मुताबिक अगर दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है और अगर उनके
के बीच झगड़ा हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी की मर्जी से कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए मेरे क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की अपील करते हैं। अपोजिशन का अटॉर्नी कहता है कि ये असॉल्ट जानबूझकर करवाया गया है। तो यंगू कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि ये असॉल्ट जानबूझकर करवाया गया है? अटॉर्नी जंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जज भी यंगू के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। इसके बाद जुनहो यंगू को सरप्राइज देने के लिए उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाई गई वेल की बहुत बड़ी पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर यंगू खुश हो जाती है। उधर डोंगसम के दोनों भाई उससे माफी मांगते हैं और उन्होंने ये स्कैम इसीलिए किया क्योंकि वो दोनों कर्जे में डूबे हुए थे। डोंग दोनों भाइयों को माफ कर देता है और कंपनसेशन के पैसों को 3 भागों में बांटने का फैसला करता है। ये केस जीतने के बाद यंगू अपना रिजाइनेशन वापस ले लेती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ महीने पहले सीईओ हैन यंगू के फादर ग्वेंग के पास जाकर एक जॉब ऑफर करती है, ये पता होने के बावजूद भी कि उसे ऑटिज्म डिसऑर्डर है। वापस लौटते हुए हैन यंगू की फोटो देखकर कहती है, ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना आखिर यंगू के फादर और हैन के बीच क्या रिलेशन है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।